बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या बैक्टीरिया है और ये कौन कौन से इन्फेक्शंस करवाता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो होपफुली आपका ये बैक्टीरिया बहुत ही आसान और ईजी वे में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी इस चैनल की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो चलिए इस बैक्टीरिया को शुरू करते हैं और यहाँ से मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ और इस बैक्टीरिया को शुरू कर लेते हैं। अब जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है ये चौथा बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम का। हमने पहले 3 बैक्टीरिया डिस्कस कर लिए थे। क्लोस्ट्रीडियम जो है टेटनस था, उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम और ये चौथा जो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये भी ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है। अभी तक हम ये छठा बैक्टीरिया इस वक्त पढ़ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का। और अब जो है ना क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कौन कौन सी डिजीज़ करवाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है ना, ये स्पेसिफिक एक डिजीज़ करवाता है जो कि सिर्फ इसी के साथ एसोसिएटेड है। इसको आप आसानी के साथ इस चीज़ से डायग्नोस कर सकते हैं कि ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है। अब ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्या है? सूडो क्या है, मेम्ब्रेनस मीन और कोलाइटिस। कोलाइटिस मीन के कोलोन से है ना कि कोलाइटिस, कोल मीन कोलोन और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, यानी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है कोलोन का पार्ट, कोलोन में ही सब कुछ आ जाता है, उसके सारे पार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन के, तो उसको बोला जाता है कोलाइटिस। अब ये सूडो मेम्ब्रेन क्या है? सूडो मेम्ब्रेन वो वाली मेम्ब्रेन है जो कि येल्विश या वाइट प्लाक लाइक लीजन अगर बन जाए कोलोन के अंदर। अभी मैं आपको इस पिक्चर से आगे दिखाता हूँ। एक ये वाली पिक्चर अगर आप देखें, इस पिक्चर को आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा। ये एक कोलोन की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। आपको यहाँ पे आसानी के साथ यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये गोल गोल येल्विश और कुछ वाइटिश यहाँ पे पैचेस वगैरह मौजूद हैं जिसे हम प्लाक यहाँ पे कह रहे हैं। प्लाक बेसिकली यही होता है कि स्मॉल पैचेस बन जाते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है टिश्यू की। तो यहाँ पे देखें ये पैचेस वगैरह बने हुए हैं, इनको हम प्लाक बोलते हैं। ये कुछ येल्विश हैं और कुछ वाइटिश हैं, ये कोलोन के अंदर बन जाते हैं। इसको बोला जाता है सूडो मेम्ब्रेन। अब ये भी एक सूडो मेम्ब्रेन है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये सब सूडो मेम्ब्रेन्स हैं। ये जो अगर कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली उसके अंदर बन जाए तो उसको बोला जाता है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। और जो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है उसके जो मेन काज है वो यही बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। वापिस आते हैं कि पहली डिजीज़ तो ये हो गई कि ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है। अब जो स्पेसिफिक डिजीज़ है ना वो यही है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और यहाँ पे ये जो प्लाक होता है ये क्या होता है? स्मॉल एबनॉर्मल पैच ऑफ टिश्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा ये जो करवाता है, ये करवाता है नोसोकोमियल वाटरी डायरिया। अब ये जो वाटरी डायरिया है ना और नोसोकोमियल, ये और बैक्टीरियाज में भी होता है, इसीलिए स्पेसिफिक हम इसको नहीं कह सकते। स्पेसिफिक जो है वो सूडोमोनास कोलाइटिस ही है इस बैक्टीरिया में, लेकिन ये भी साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए आप डायग्नोस आसानी के साथ इसको इन 2 सिम्टम्स से कर सकते हैं। अब वाटरी डायरिया तो हमें पता है कि वो वाटरी स्टूल्स वगैरह आएंगे पेशेंट को बहुत ज़्यादा। लेकिन जो नोसोकोमियल क्या होता है? नोसोकोमियल ये होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हमने देखा था कुछ इन्फेक्शन है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं जो कि ख़ास कम्युनिटी के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर वो इन्फेक्शन होंगे। उसमें 2-3 इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें हमने देखा था नमूनिया था, इसके अलावा यूटीआईज थे, और अब इसमें से ये वाला भी है, डायरिया वगैरह भी इसी में ही आता है। तो नोसोकोमियल वाटरी डायरिया या ट्रांजिएंट वाटरी डायरिया भी इसमें होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये वाली पिक्चर मैंने आपको अभी समझा दी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी हैबिटेट क्या है और ये कैसे ट्रांसमिशन इसकी होती है। अब इसकी जो हैबिटेट है ना वो सबसे पहले है कि ये कोलोन में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोनाइज करता है। हमने देखा कि ये सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा रहा था, वहीं लार्ज इंटेस्टाइन में ही करवा रहा था, तो इसकी जो कोलोनाइजेशन या हैबिटेट है वो लार्ज इंटेस्टाइन ही है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक ये पहुंचेगा कैसे? उसके लिए ना ये फीको और रूट को चूज़ करता है, यानी मुंह के रास्ते और फीसिस जहाँ से हम पास करते हैं फीकल रूट, वहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से ये होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा और फिर आगे जाके वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाएगा। कैसे करवाएगा वो अभी हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे नेक्स्ट। इसके अलावा सर्फेसिस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये सर्फेसिस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ना
ये अक्सर सर्फेसिस पे भी ज़िंदा रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइजीन या हाथ साफ नहीं रखते तो ये सरफेस से आप जब टच करते हो और उसके बाद खाना वगैरह खाते हो, हाथ नहीं धोते, तो उससे ये आसानी के साथ सर्फेसिस एंड ऑब्जेक्ट से बॉडी के अंदर फिर वही फीको और रूट से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये जो है बहुत ज़्यादा, अगर हम देखा जाए कि कहाँ पे ये कॉमन है, हमने जैसे देखा कि ये जनरल पॉपुलेशन में इतना कॉमन नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो है ओनली 3% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में ये कॉमन है, लेकिन जो मोस्टली जो है 30% ऑफ द हॉस्पिटल पेशेंट्स, हमने देखा कि 900 कॉमियल डायरिया करवा रहा था, इसीलिए 30% ऑफ द हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हैबिटेट जो है इसका वही है कोलोन, और ट्रांसमिशन में जो है सर्फिसन ऑब्जेक्ट्स और फीको और रूट आप रिमेंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पैथोजेनेसिस से पहले हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है या ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि इस डिजीज़ को काज होने का बायस बनते हैं। सबसे पहली है कि कैंसर कीमोथेरापी। अब कैंसर कीमोथेरापी कैसे सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा देगी, अब हम वो पैथोजेनेसिस में नेक्स्ट चल के देखेंगे। अभी हम सिर्फ इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहली है कि हम कैंसर कीमोथेरापी यानी कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि कैंसर को रोकने के लिए हम देते हैं वो देंगे, या फिर ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से ही कोई कार्सिनोमा ऑफ कोलोन है, तो उसको है कि यहाँ पे ये वाला इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि पहले उसको कैंसर है, कार्सिनोमा है। इसके बाद जो है कुछ एंटीबायोटिक्स हम देते हैं पेशेंट को, तो वो भी इसको करवा सकती हैं सूडोमोनास कोलाइटिस। कैसे करवाएंगी वो हम नेक्स्ट अभी देखेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाएंगे तो वहाँ जाके कुछ डैमेज वगैरह करेंगे। और आखिरी जो चीज़ है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओमेप्राजोल का आपने नाम सुना होगा, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में भी आता है। अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो सकता है। कैसे होगा वो अभी हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे। तो इसके लिए 4 चीज़ें याद रखनी है। 3 बेसिकली ड्रग्स हैं, यानी कीमोथेरापी, एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और एक जो है वो है कार्सिनोमा ऑफ कोलोन जो कि कैंसर है बेसिकली। अब देख लेते हैं पैथोजेनेसिस। अब ये जो हमने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे हैं ना कि ये कैसे अब डिजीज़ काज करेंगे, अब ये देखेंगे हम। अब जो है ना एंटीबायोटिक्स से हम ले लेते हैं, आप यहाँ पे कीमोथेरापी ले लें या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले लें, कार्सिनोमा ले लें, जो भी ले लें। अब एंटीबायोटिक्स में भी स्पेसिफिक एक एंटीबायोटिक है क्लिंडामाइसिन। ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। कैसे ये यहाँ पे जो हमारे इंटेस्टाइन का या कोलोन का जो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा मैंने आपको बताया था वो हेल्दी बैक्टीरिया जो कि हमारे कोलोन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वो हमें डिजीज़ फैलाने के बजाय हमेरी प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं। तो ये उस हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को सप्रेस कर देगा, उसकी वजह से ये बैक्टीरिया आसानी के साथ ग्रो कर जाएगा। अब ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ही नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस करेंगे, फिर जाके इसकी पैथोजेनेसिस स्टार्ट होगी। सबसे पहले इन जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ने ये काम शुरू करवा दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमने कहा कि जितने भी क्लोस्ट्रीडियम हमने पढ़े सब में एक एक टॉक्सिन हम देख रहे थे मौजूद था। हर किसी का अपना अपना टॉक्सिन है। हमने देखा टेटनस का अपना था, बोटुलिनियम का अपना था, टेटनोस्पाज्मीन उसका था, बोटुलिनियम का बोटुलिनियम टॉक्सिन था। उसके बाद हमने परफ्रिंजेंस का देखा, उसका अल्फा टॉक्सिन था, एंटेरोटॉक्सिन था। इसका जो है वो है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन से ही इसका नाम है कि एक्सोटॉक्सिन ए एंड बी, या उसको साइटोटॉक्सिन भी हम कह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। अगेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्पोर से ही आएगी, यानी एंटीबायोटिक्स तो सप्रेस करेंगे। इसके अलावा ये तो होंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। जो हमने देखा फीको और रूट से हो रहा था, वहाँ पे हैं वो स्पोर्स वगैरह ही आएंगे हमारे बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, ये जो है ये कोलोन को डैमेज करना शुरू कर देगा। अब हम एक्सोटॉक्सिन ए और बी के दोनों को अलग अलग देख लेते हैं कि कैसे वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस और वाटरी डायरिया करवाएंगे। हमने उसकी पैथोजेनेसिस पढ़नी है ना। अब सबसे पहले एक्सोटॉक्सिन ए देख लेते हैं। अब जो एक्सोटॉक्सिन ए है ना, अगर हम वाटरी डायरिया की पैथोजेनेसिस देखें कि कैसे करवाएगा, उसके लिए एक्सोटॉक्सिन ए वो क्या करेगा कि वो ब्रश बॉर्डर ऑफ कोलोन जो कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन वगैरह हो रही होती है, वहाँ जाके ये एक्ट करेगा, वहाँ जाके वाटरी डायरिया को बायस बनेगा ये। तो वाटरी डायरिया के लिए एक्सोटॉक्सिन ए आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है,
उसके लिए आपने टॉक्सिन याद रखना एक्सोटॉक्सिन बी, क्योंकि दो थे ना हमने यहाँ पे देखा। ये कैसे करवाएगा, इसकी पैथोजेनेसिस अगर हम देखें कि ये इसके पास एक एंजाइम है जीटीपीएजेस, ये आप याद रख सकते हैं, उसको इनिबिट करेगा, उसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन इनिबिट होगी, क्योंकि जीटीपीएज जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होता है। उससे क्या होगा कि डीपोलराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स जो कि मतलब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, उनकी डीपोलराइजेशन होगी। उसकी वजह से जो एपेप्टोसिस और डेथ ऑफ एंटेरोसाइट्स होगी एट द एंड, और जिसकी वजह से सूडोमोनास कोलाइटिस होगा। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लें कि एपेप्टोसिस क्या है। एपेप्टोसिस मींस के प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि एक प्रोग्राम तरीके से यहाँ पे जो एंटेरोसाइट्स हैं उनकी डेथ वगैरह हो रही है। किसकी वजह से? यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन बी की वजह से, इसीलिए इसको एपेप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ यहाँ पे कह रहे हैं। तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कैसे काज होगा कि एक्सोटॉक्सिन बी आएगा, वो जाके यही डेथ ऑफ एंटेरोसाइट्स करवाएगा इन मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए, तो तभी जाके सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होगी। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्या है डिजीज़ में हमने ऊपर ज़्यादा पढ़ लिया। अब जो हमने देखा कि उसमें ये तो हो गई इन्फ्लेमेशन वगैरह। जो सूडो मेम्ब्रेन जो हमने देखा कोलोन के अंदर येलोविश वाइटिश बन रही थी, वो जो है वो इसी वजह से बन रही थी कि वो जो डेथ ऑफ द एंटेरोसाइट्स यानी जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उसको बोला जाता है एंटेरोसाइट्स, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से ये जो येलोविश वाइट प्लाक हमें नज़र आया था वो इसी वजह से नज़र आया था। तो उसकी पैथोजेनेसिस में ये चीज़ इन्वॉल्व है। तो आप पैथोजेनेसिस में वाटी डायरिया के लिए एक्सोटॉक्सिन ए और सूडोमोनास कोलाइटिस के लिए एक्सोटॉक्सिन बी को याद रख सकते हैं। अगेन जो कहानी शुरू होगी वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स से ही इसकी शुरू होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब जो करेक्टरिस्टिक्स है ना इसकी, हमने देखा कि जितने भी क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया मैंने आपको कहा उसकी करेक्टरिस्टिक्स सेम है, सबकी सब सेम है। तीन ही है मेन। सबसे पहली ग्राम पॉजिटिव रॉड, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है ओब्लिगेट एनारोब, चारों के चारों क्लॉस्ट्रीडियम ओब्लिगेट एनारोब है, यानी ओब्लिगेट लाजमी और एनारोब मीन ऑक्सीजन के बगैर, मतलब इनको ग्रो ये करेंगे ही तब जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी एनारोबिक कंडीशन मिलेगी तो ये ग्रो करेंगे और फिर पैथोजेनेसिस करवाएंगे। और आखिरी है कि स्पोर्स के ज़रिए इनकी ट्रांसमिशन होगी और आगे जाके ये पैथोजेनेसिस करवाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसकी फीको और रूट से ट्रांसमिशन हो रही थी। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक सब में सेम है। नेक्स्ट है कि इसकी लेबॉर्टरी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। अब जो इसकी लेबॉर्टरी डायग्नोसिस है ना, उसके लिए हमने देखा कि इसमें कोलोन या सूडोमोनास कोलाइटिस हो रहा था, यानी जीआईटी के रिलेटेड इसका मसला है। तो स्टूल टेस्ट करते हैं, उसके अंदर हम एक्सोटॉक्सिन वगैरह को देख लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। अगेन हम उसको डिटेक्ट तो वहाँ पे कर लेंगे, लेकिन उसको हम कंफर्म करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट से, जो कि एक एलाइजा टेस्ट है, और दूसरा जो है वो अभी हम देखेंगे पीसीआर टेस्ट है। एलाइजा टेस्ट कौन सा है? एलाइजा मींस के एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब ये टेस्ट क्या होता है? ये है कि हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ अगर किसी भी टॉक्सिन या किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ बनी है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को आया कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन है या कोई और तो नहीं है। इसके अलावा हम पीसीआर टेस्ट भी करते हैं। पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एसे। ये भी वही है, आरएनए को भी डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट करता है, सेम इसी मैनर से। पीसीआर का नाम आपने सुना होगा क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से आप पीसीआर से बखूबी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि यही टेस्ट है जो कि कोरोना वायरस के लिए भी यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये आरएनए को डिटेक्ट करता है। तो आपके लिए इसको याद रखना काफ़ी आसान है। अब जो नेक्स्ट है ना, इसके लिए जो हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम साइटोपैथिक इफेक्ट देख सकते हैं। अगर हम इसको किसी कल्चर या आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर इसको ग्रो करें तो साइटोपैथिक इफेक्ट के ज़रिए हम इस बैक्टीरिया को डायग्नोस कर सकते हैं। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वायरोलॉजी में भी पढ़ेंगे। साइटोपैथिक इफेक्ट ये होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर ये होस्ट के अंदर लेके आए, होस्ट का जो सेल है उसके अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस लेके आए, उसको बोला जाता है साइटोपैथिक इफेक्ट। वो ये प्रोड्यूस कर देता है अगर हम इसको किसी कल्चर्ड सेल या आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करें। तो आप इस चीज़ से इसको डायग्नोस कर सकते हो। अगेन आप इसको कंफर्म वही एंटीबॉडी से ही करते हो कि आप न्यूट्रलाइजेशन ऑफ साइटोपैथिक इफेक्ट विद नॉन एंटीबॉडी, उसी से आप इसको डायग्नोस करोगे।
मेन इसमें जो है स्टूल टेस्ट है और साइटोपेटिक इफेक्ट आप देखते हो, और अगेन इसको कंफर्म करने के लाइजा और पीसीआर टेस्ट आप लाजमी करते हो। तो ये 4 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, कलर्स से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में वाटी डायरिया था, इसमें डिजीज़ अगर हम देखें तो दूसरा था सूडोमोनास कोलाइटिस। वाटी डायरिया के लिए हम क्या देंगे, मेट्रोनाइडाजोल फ्लैजल के नाम से जो आती है उसको हम वाटी डायरिया के लिए दे सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि सूडोमोनास कोलाइटिस के लिए हम क्या देंगे, फैंकोमाइसिन दे सकते हैं, ओरली देंगे, आईवी नहीं देंगे। और इसको हम अमूमन यूज़ नहीं करते क्योंकि जो ये वाला बैक्टीरिया है ना, ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकाई है। हमने ये चेक कर लेना है कि आया पेशेंट को इससे रेजिस्टेंस पैदा तो नहीं हुई, तो फिर हम वैंकोमाइसिन को बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर ना हो रेजिस्टेंस तो फिर हम वैंकोमाइसिन दे सकते हैं, और वो भी सिर्फ ओरली देंगे। तो इन दोनों डिजीज़ के लिए ये 2 ड्रग्स हम आसानी के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी प्रिवेंशन कैसे होगी। अब जो इसकी प्रिवेंशन है ना, उसके लिए वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है प्रॉपर गुड हाइजीनिक, मतलब हैंड को अगर हाइजीन रखेंगे, क्योंकि हमने देखा अगर आप ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन को साथ साथ लेके चलें तो आप आसानी के साथ इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैंड मतलब सर्फिस से ये फैल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो वहाँ पे उसके बाद आप खाना वगैरह खाते हैं, हाथ नहीं धोते, तो उससे ये बैक्टीरिया आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप प्रॉपर हैंड हाइजीन रखो तो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच सकते हो, क्योंकि फीकल और रूट से इसने ट्रांसमिट होना है, और सर्फिस बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है इसके लिए। नेक्स्ट है कि आप एंटीबायोटिक्स, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, जैसे कि हमने वैंकोमाइसिन देखा, तो उससे भी आप इस इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बस यहाँ पे ख़त्म हुआ ये। मैं इसको क्विकली 1 से 2 मिनट में इसको रिव्यू करूँगा ताकि आपको एक बार रिपीट हो जाए और आपको सही तरीके से समझ भी आ जाए। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो कि क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ का चौथा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ में ये एक मेन स्पेसिफिक डिजीज़ का होता है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, यानी उसमें एक मेम्ब्रेन बनेगी सूडोमेम्ब्रेन और इन्फ्लेमेशन होगी कोलोन की। दूसरा है कि जनरल है कि नोसोकोमल वाइटरी डायरिया इसके साथ एसोसिएटेड है डायग्नोसिस के लिए, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। उसके बाद ये पिक्चर है, इसमें सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को दिखाया गया है, येल्विश और वाइटिश प्लाक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पिक्चर को आप ओएसपी के लिए आसानी के साथ याद रख सकते हैं, और एचसीक्यू के लिए आप क्लिनिकल डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस को आप याद रख सकते हैं। हैबिटेट में हमने देखा कि इसकी जो हैबिटेट है वो लार्ज इंटेस्टाइन ही है, लेकिन ये ट्रांसमिट फीकोलर रूट से होता है और सर्फिसेज एंड ऑब्जेक्ट से होता है। और कॉमन जो है ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में है, जनरल पॉपुलेशन में इतना नहीं है। पैथोजेनेसिस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में हमने देखा कि 4 किस्म के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, 3 किस्म के ड्रग्स हैं, कीमोथेरापी, एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और एक जो है वो कार्सिनोमा है कोलोन का, कि पहले ही उसको हो अगर कोलोन में कोई मसला तो फिर ये हो जाएगा। पैथोजेनेसिस में देखा कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट करेंगे। 2 किस्म के एक्सोटॉक्सिन है इसमें, एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी। एक्सोटॉक्सिन ए जो है वो वाटी डायरिया करवाएगा, और जो एक्सोटॉक्सिन बी है ना वो सूडोमोनास कोलाइटिस करवाएगा। बस एक एक लफ्ज़ है आपको याद रखना है, बाकी सारा प्रोसेस आपको समझने के लिए था। बहुत ही आसान है ये बैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि तीनों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबकी सेम है, चारों क्लोस्ट्रीडियम में, ग्राम पॉजिटिव रॉड, ऑब्लिगेट एनारोब और स्पोर फॉर्मिंग। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने देखा कि इसके लिए हम लोग स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर इस टॉक्सिन को देख सकते हैं, या फिर हम साइटोपैथिक इफेक्ट कल्चर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अगेन हम उसको कंफर्म जो है एंटीबॉडी टेस्ट से करते हैं, जो कि एलाइजा टेस्ट और पीसीआर टेस्ट है। ट्रीटमेंट में हमने देखा कि वाटी डायरिया के लिए हम मेट्रोनाइडाजोल देंगे, और जो सूडोमोनास कोलाइटिस है उसके लिए वैंकोमाइसिन देंगे। अगेन उसकी रेजिस्टेंस को हम ख्याल रखेंगे कि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा ना हो जाए। प्रिवेंशन में हमने देखा कि इसके लिए वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, तो हम हैंड हाइजीनिंग यानी सरफेस कॉन्टैक्ट से बच सकते हैं, और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स लेके भी इस इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये जो है बैक्टीरिया ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मैं आपको उसका वहाँ पे ही क्लियर कर दूँगा।
इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन को दबा देना है। इसके अलावा आप यहाँ से प्लेलिस्ट में आके और बैक्टीरियाज की वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही आपको इजी वे में यहाँ पे समझाया गया है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा आप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके फॉलो भी कर सकते हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो बस इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।